नमस्कार, उज्जवल जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। जो आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनका नाम है श्री सीएम सेठ जी, जो एक्स चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर्ड हुए हैं और हालांकि अमरनाथ यात्रा कमेटी के जो मेंबर भी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया सर, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो था वो अर्थ डे था जी। जिस हिसाब से अर्थ को ऑर्गेनाइज किया गया था हमारी सहूलियत के लिए, जिस प्रकार से पर्यावरण को एक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके उसके विषय में हम आपसे बात करेंगे कि अभी का जो माहौल है, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो कोविड की सिचुएशन जो सामने आ रही है कोविड-19 की, तो इसमें जो पर्यावरण है जिस प्रकार से पोल्यूशन काफी कम दिख रहा है, तो इस प्रकार से क्या अर्थ जो है दोबारा रिबूट हुई? ये बहुत ही अच्छा आपने एक थीम लेकर लिया है और इसमें दुनिया के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं जी, वो इस पर अभी शोध कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है कि जैसे कि आपने पूछा है कि जो हमारी मदर अर्थ है जी, इसको पिछले इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में इतनी पोल्यूशन और इतना डैमेज हुआ कि इसको जगह जगह जख्म हो गए जी, और जिसको कि अब एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो कहते हैं दिस इज द हीलिंग ऑफ अर्थ। जी, अभी जो प्रोसेस चल रही है इज ए हीलिंग ऑफ अर्थ। और जो चीज़ें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत पहले 70s में जी, स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको अर्थ समिट भी कहते हैं। जिस वक्त ये सोचा गया था कि इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी ट्रैफिक, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो उस वक्त सोचा गया कि इसको धरती क्या इसका बोझ उठा पाएगी। जी, तो उस वक्त जितने कंट्रीज थे तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंडर वहाँ सबमिट की थी, तो कहा कि इसको सोचा जाए, तो एक इस धरती के ऊपर इंसान के लिए लिवेबल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, तो काफ़ी उसमें एक्शन प्रपोज हुए। उसके बाद फिर कॉप्स बड़ी, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, बायोडाइवर्सिटी का, डिजर्टिफिकेशन का, ह्यूमन हेल्थ का, तो ये काफ़ी बड़ी, तो ये जो थी ग्रुप्स ये मिलते रहे टाइम टू टाइम और उसमें यही रिव्यू भी करते थे कि हमने जो पीछे डिसीजन लिए उस पर क्या एक्शन हो रहा है, आगे हमने इसकी क्या रेमेडीज करनी है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस दुनिया में चलता रहा। एनवायरमेंटलिस्ट इसकी आवाज़ बड़े जोर शोर से उठाते रहे। अब ऐसा मसला हुआ कि जो पॉपुलेशन थी तो वो इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रही थी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और सबसे बड़ी जो दुविधा आई वो थी कि बहुत से कंट्रीज के जो लीडर्स थे उनके सामने दो समस्या बहुत थी। जिस तरह कि आप इंडिया को ले लें कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था जी, और बड़ी तेजी से जो प्रोग्रेस कर रहा था, और जो हमारा प्रोग्रेस का मॉडल है ये वेस्टर्नाइज मॉडल है। वेस्टर्नाइज मॉडल ये कहता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ, नॉन ग्रीन इकोनॉमी में जाओ। तो वो मॉडल यूरोप ने अडॉप्ट किया था, पर मजे की बात ये थी कि यूरोप ने वो मॉडल डेवलप किया, पर जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उसने डेवलपिंग कंट्रीज के इस्तेमाल किए, जिसमें इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, अफ्रीका के कंट्रीज, तो वहां पर उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज खराब कर दिए सारे। अब इंडिया जब डेवलप करने लगा तो इसने भी कहा कि जी वो एक मॉडल है जिसको हम भी ले सकते हैं। आपने देखा इस वक्त कि जितना भी डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया, रेलवे लाइंस बन रही हैं, फैक्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। अभी स्लोगन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, मेक इन इंडिया जी, और कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो उससे क्या है कि हम किसी तरीके से जाने अनजाने में हम भी वेस्टर्न मॉडल को जो है कॉपी कर रहे हैं जी। अब जब वेस्टर्न मॉडल को आप कॉपी करते हैं तो आपने देखा ये सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क,
जी यहाँ पर के गांव से लोग निकल करके इस एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, डेवलपमेंट के सिटीज में आने शुरू हो गए जी और इतनी क्राउडिंग हो गई कि वहां पर चलने के लिए भी लोगों को एक दूसरे को धिक्के मार करके चलना पड़ता था। स्लम्स आ गए, जी स्लम्स में ग्रोथ बहुत आ गई, इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो गई। और यही चीज जो कि वेस्ट मॉडल था डेवलप करने का, वही अब इस कोविड-19 जी। में इनको सबक सिखाया जी कि ये मॉडल जो है सस्टेनेबल नहीं, जी क्योंकि जहां पर भी क्राउडिंग होगी वहां पर इन्फेक्शन आपके ज्यादा होगी। आप देखिए बॉम्बे में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, न्यूयॉर्क इज दी वर्स्ट, वहां तो 50,000 से ज्यादा क्रॉस करके डेथ्स कर गई हैं। अब और जो कंट्रीज जिनको कि हम अंडर डेवलप्ड कहते थे या डेवलपिंग कहते थे, तो वो अभी इतने अर्बनाइज नहीं हुए हैं, वहां पर पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, वो अपने सस्टेनेबल मॉडल पर चल रहे हैं, वेस्टर्न मॉडल उनके पास नहीं है। तो आप देखिए वहां पर स्प्रेड जो है इसका डिजीज का कारण है। तो एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों को लग रहा है कि सिंपल लाइफ, सिंपल ईटिंग हैबिट्स हैं, ये जो चीजें हैं ये हमें सस्टेनेबल करती हैं। अगर आप जो मॉडर्न स्टाइल में आ जाते हैं, कंज्यूमरिज्म में आ जाते हैं, बिल्डिंगें बनानी हैं, एक के बजाय आपने 3 मकान होने चाहिए आपके पास, एक ड्रेस के बजाय आपके पास 10 ड्रेसेस होनी चाहिए, एक कार के बजाय आपके पास 4 कारें होनी चाहिए। आपको घर में जो एक हमारा ट्रेडिशन था इंडिया में कि घर में जो हमारी किचन फार्मेसी होती थी, जिसमें हम इसको किचन फार्मेसी एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास हर किस्म की आयुर्वेदिक दवा है, आपके पास लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, जिसको कि अभी भी इन्होंने कोविड के लिए कहा इम्यूनिटी के लिए ये चीजें खानी जरूरी है, लौंग है, काले मिर्च है। तो ये हमारे ट्रेडिशन में इनबिल्ट है, हमें कोई बाहर से नहीं किसी से सीखना था, जो कि अब लोग हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप करता था। पर जो हमारी नई जनरेशन है उन्होंने वेस्टर्न मॉडल के ऊपर चल करके रेस्टोरेंट का एक जो है कल्चर आ गया, और रेस्टोरेंट कल्चर में आप क्या खाते हैं, पिज्ज़ा हैं, आप फास्ट फूड खाते हैं, और जिससे कि हेल्थ डैमेज होती है, आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, और जिस वक्त ऐसी इन्फेक्शन हो जाती हैं आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपकी मॉर्बिडिटी जो है ज़्यादा हो जाती है, और आपके मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना ये कोविड-19 ये सिखा रहा है। और इन्वायरमेंट का जो सबसे बड़ा इसका फायदा हुआ है कोविड-19 का, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले इस किस्म का इन्वायरमेंट हो गया था कि क्लाइमेट चेंज हो रही थी, सीजन जो थे अपने टाइम पर नहीं आ रहे थे, गर्मी एक्सटेंडेड थी, विंटर शॉर्ट हो रही थी, मॉनसून रिस्ट्रिक्टेड हो रही थी, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे थे, नॉर्थ पोल में जो है बहुत बड़ा जो था एरिया एरिक्टिक एरिया से सेमी एरिक्टिक हो रहा था, वहां पर जो पोलर बियर बर्फ के ऊपर होता था उसका एरिया श्रिंक होना शुरू हो गया, आपका हवा जो है पोल्यूटेड हो गई, आपका पानी पोल्यूटेड हो गया, मैरीन लाइफ सारी, मतलब कि कहने का मतलब कि जितने इकोसिस्टम है जो ह्यूमन बींग्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक लाइफ को ह्यूमन बींग की उसको जिंदा रखने के लिए वो श्रिंक होने शुरू हो गए। और जिस वक्त ये इकोसिस्टम श्रिंक होने शुरू हो गए, जिसके ऊपर डिपेंड था इंसान, तो उसको क्या है ये अब उसका भरपाई करनी पड़ी, और ये जो है डिजीजेज आनी शुरू हो गई, आपको एपिडेमिक आनी शुरू हो गई, पेंडेमिक आने शुरू हो गए हैं। तो ये चीजें सीखने वाली हैं। आपने आग का जिक्र किया, आग भी जो है जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैं कुछ स्टडीज देख रहा था, अभी पूरा डाटाज नहीं आए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट जो हो गया है कि 50% ग्लोबल वार्मिंग इससे कम हो गई, 25% जो है 5.5% के करीब जो है क्लाइमेट चेंज का हो रहा है। जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उसमें रखा था कि 2 डिग्री तक कम होना चाहिए, वो कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो 2 डिग्री से भी कम आ जाएगा। सर कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ एजुकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, आज की जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने में थोड़ा सा पीछे कदम बैक हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पीछे नहीं हो रही है। मैं पॉपुलेशन फिगर्स पढ़ रहा था कि 1970 में जी, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड लाइन कहते हैं, लक्ष्मण रेखा, एक वर्ल्ड वॉच ऑर्गेनाइजेशन है,
उसने एक इसका रिसर्च की थी। उसने कहा जितने नेचुरल रिसोर्सेज इस धरती के ऊपर है और जितना इसका टोटल एरिया है, जिसमें वाटर, एयर रिसोर्सेज, टिम्बर, आपके पास एग्रीकल्चर, आपके पास ऑयल, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1970 का लेवल है। और 1970 जो लेवल है हमारा, वो कोई 370 बिलियन के करीब है। इस वक्त हमारी पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो 7.3 बिलियन के पास है। तो 1970 में कोई ये 3.7 के पास थी। इंडिया इस वक्त 1.3 पे ऑलरेडी टिकट कर रहा है और बहुत ज़्यादा तेजी से ये बढ़ा है। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई। उससे क्या हो गया कि सिटीज की जरूरत पड़ी, आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए एवेन्यूज निकालने पड़े ज़्यादा, रोड्स और रेलवेज ज़्यादा बनानी पड़ी आपको। इसी तरह एयर ट्रैफिक वर्ल्ड में, क्योंकि इकॉनमीज को बिल्ड करना था, सबसे एक बड़ा मेजर टूल अदर देन मैन्युफैक्चरिंग क्या आया, टूरिज्म। टूरिज्म से क्या हो गया कि सारी दुनिया में लोग खुले फिरने शुरू हो गए। अच्छा, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उससे एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, जिनको कि हम इको डेस्टिनेशन कहते हैं, आप लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जाते हैं, वो क्या देखने जाते थे, जंगल, पानी, घास, पहाड़। और जब आपने होटल बना दिए तो वो तो सारी चीजें चली गई। तो ये है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जरूरतें ज्यादा बढ़ गई, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कंट्री ने अपनी स्कीमें ऐसी बनाई कि जिससे क्या है कि मनी जनरेशन। अब इकोलॉजी और इकोनॉमी ये दो चीजें हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी। आप अगर इकोनॉमी को ऊपर चढ़ाते हो तो इकोलॉजी का पलड़ा नीचे आता है। अगर इकोलॉजी को आप मेंटेन करते हो, हैं जिस तरह ये आजकल के जो मॉडल है, तो आपकी इकोनॉमी जो है थोड़ी इफेक्ट होती है। आप सड़कें नहीं बनाने दोगे जंगलों में, हैं आप टनल्स नहीं बनाने दोगे। और जिस तरह स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया, जम्मू शहर की आप बात करें, जम्मू शहर एक बड़ा छोटा सा शहर था तवी के क्रॉस, फिर इसने तवी क्रॉस कर ली। अब मास्टर प्लान जो बना है तो ये कोई 600 स्क्वायर किलोमीटर के पीछे है, एक साइड से फ्लोर को टच कर गया, एक साइड से सांबा टच कर दिया। अब यही एरिया आपको जो सस्टेन करते थे, आपके ट्यूबवेल्स का पानी इधर से आता था, एग्रीकल्चर इधर से आता था, आपकी वर्ल्ड फेमस बासमती इधर से आती थी जो आपका एक ट्रेडमार्क है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट हो गई क्योंकि आपको कॉलोनीज की ज्यादा जरूरत है। तो ये अगर सस्टेनेबल आपने मॉडल बनाना है, जो कि मैंने आप शुरू में जिक्र किया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटलिस्ट काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन में एक डेवलपमेंट मॉडल आया जिसको कि हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। तो उसमें 8 टारगेट्स जो उन्होंने किए थे, उसके बाद अब SDGs आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें 17 गोल्स हैं और 17 गोल्स में सारी ये चीजें लिखी गई हैं कि हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब वो तो लिखी गई है, अब ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट्स कि गवर्नमेंट की सोच कैसी है। क्या उनकी सोच इकोलॉजिकल सोच है, ग्रीन इकोनॉमी जिसको कहते हैं, क्या उनकी कमर्शियल इकोनॉमी जो कि वेस्टर्न मॉडल है। तो चॉइस है योर्स, ये आपकी चॉइस है। जिस तरह मेरे पास जमीन है, मेरी जमीन जो है पिछले समझो कि 300-400 साल से मेरी पीढ़ियों को वो पाल रही है। एग्रीकल्चर करते हैं, सस्टेनेबल लाइफ है, खाने को भी मिलता है, डंगरों को भी मिलता है जिसको कि जानवर हम कहते हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ भी को ये स्पेस काफी हो जाती है, वो जंगल में भी जाती है तो खेतों में भी आती है। अब जिस तरह कमर्शलाइजेशन होती है, मैं उसके प्लाट बना करके बेच देता हूँ, पैसा तो आ गया मुझे, बट मुझे वो जो है सर इन शॉर्ट कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि इंसान अपनी सहूलियत के लिए जो कुदरत से खिलवाड़ करता है, ये सब कुछ जो है ये अपने कंफर्ट के लिए, ये अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। अगर उसको एक AC से काम नहीं चलेगा, वो घर में 2 AC भी लगा लेगा कमरे में। सिर्फ देखा गया है जिस प्रकार अभी मैसूरी की सड़कों पर जो तेंदुआ घूमता दिखा है, माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा वहां पे उनके पाथ पर जो है वहां पे दिखे हैं, कहीं और भी जगह जो है कई जगह हाथी चलते दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा नहीं लगता है कि आफ्टर कोविड जो है ये कहीं एक मैन वर्सेस वाइल्ड कोई कंफ्लिक्ट ना पैदा हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इसमें जो है अभी मैंने कहा कि काफी स्टडी चल रही है, इसमें मैं एक बड़े क्लियर शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। मैं एक फील्ड वाइल्ड लाइफर भी हूँ और मैंने काफ़ी साल काम किया ये वाइल्ड लाइफ में, स्नो लेपर्ड का, ये आपका हंगुर का, काफ़ी का एरिया का। अब देखिए नेचर में क्या हो गया,
नेचर में एक जो है जिसको इकोलॉजिकल बैलेंस हम कहते हैं ना, उसको हमने अपसेट कर दिया। इंसान जो था इसको नेचर के साथ मिलकर के चलना था जब ये क्रिएट हुआ जी। और ये सारी चीजें इकट्ठी क्रिएट हुई, इंसान भी हुआ ऊपर वाले नेचर ने, प्लांट भी हुए, एनिमल्स हुए, सारे हुए। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो इंसान था उसने सोचा कि मैं दुनिया में बाकी सभी चीजों से बड़ा इंटेलिजेंट, आई कैन क्रिएट, आई कैन डिस्ट्रॉय, दो चीजें उसने सोची। अब उससे क्या है, उसने हर एक चीज को कमांड करना शुरू कर दिया कि मेरी सोच के हिसाब से चलना चाहिए। तो उससे क्या हो गया, उसने जो वाइल्ड लाइफ थी जिसके साथ इसने मिल बैठ करके रहना था, जिस तरह हम गांव में होते हैं, गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सांप भी है, लेपर्ड भी है, वहां पर हिरण भी है, सब कुछ है। शहर में हम उनको टारगेट नहीं करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, वहां पर स्पेस है जी। तो अब ऐसा है कि इस इंसान ने क्या किया कि जानवरों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसमें, ज़ूज़ में, नेशनल पार्क्स में, उसमें उन्होंने कहा जी भाई तुम्हारा इतना ही है, ये बाहर नहीं जा सकते। मैं बड़ी दफा मिसाल देता हूँ कि आप जिसका मिनिमम घर जो है वो 30 स्क्वायर किलोमीटर है, आप उसको 3 स्क्वायर किलोमीटर में कैसे रख सकते हो? आपको तो उसको उतनी जगह तो देनी ही देनी है, अगर नहीं देंगे तो आपके साथ क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा 30 स्क्वायर किलोमीटर में आने के लिए, वो उसका घर है। चारदीवारी बेशक नहीं है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेंज ऑफ एनिमल कहते हैं। तो हर एनिमल की और बर्ड्स की जो है अपनी रेंज होती है। तो इंसान ने क्या किया कि इनको तो रखो फार, और एनिमल्स को उन्होंने रिक्रिएशन का टूल बनाया, उसको नेचर का हिस्सा नहीं समझा। अपनी सहूलियत के लिए इन्होंने शहर भी बसा दिए, अपनी सहूलियत के लिए जगह भी बड़ी कर दी, जंगल भी काट दिए इन्होंने, पानी के अंदर भी चले गए, ऊपर भी चले गए, स्काई स्क्रैपर भी बनेंगे। अब क्या हो गया कि जब सारी लाइफ खड़ी हो गई, सड़कें बंद हो गई, आपकी रेलवे बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, ये सारी चीजें, मॉल्स बंद हो गए जहां पर हम लोग जाते थे, दुकानें बंद हो गई, तो एक बड़ा शांत का एटमॉस्फेयर आया। तो ये एक किस्म की नेचर ने रीडिस्कवर किया। जब रीडिस्कवर किया नेचर ने, तो हर एक चीज ने रीडिस्कवर किया। इंसान जो उसको नुकसान पहुंचाता था उसको रख दिया अंदर सेंचुरी और नेशनल पार्क मकानों में, जिस तरह जानवर को रखते थे। तो जानवर को एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने एरिया में आने की, तो वो खुला आने लगा। तो उसने अपनी जो लॉस्ट, जिसको हम कहते हैं लॉस्ट हैबिटेट्स, जो उससे चले गए थे, लॉस्ट इकोसिस्टम, उसने बाहर आकर के अपना एरिया में फिरने लगा। आपने देखा होगा टेलीविजन पर इन्होंने बड़े मजेदार दिखाया कि वो किसी को एनिमल्स ने डैमेज नहीं किया जी, फिर रहे हैं जी, दे हैव नॉट डैमेज। ये लेसन है कि एनिमल्स और बर्ड्स कहते हैं कि हम इंसान से रहना चाहते हैं जी, हम इनके साथ मिल करके रहना चाहते हैं, दे मस्ट टॉलरेट अस, जिस तरह हम टॉलरेट करते हैं। आपने देखा इंग्लैंड में रेड डियर जंगल से निकल करके लोगों के लॉन में जाकर के सो रहे हैं और बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। तो ये चीज है कि ये इससे क्या होगा, अब आफ्टर कोविड जब लोग आ जाएंगे सड़कों में दोबारा दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई दिस स्पेसेस, इससे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एनिमल इज वेरी इंटेलिजेंट, अगर ये इंटेलिजेंट नहीं होता ये दोबारा उन पर नहीं आता, और यहाँ पर इसको डिस्टर्बेंस होगी, ये दोबारा अपनी जगह में चला जाएगा जहां से ये आ गया है। शिक्षक, आप काफी टाइम से, काफी देर से जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं लगना चाहिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा सुझाव होना चाहिए जिस प्रकार से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी लैंड्स जो है जो खाली पड़ी हैं, जिस प्रकार से हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस प्रकार के अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वहां पे ग्रीनरी करनी चाहिए, वहां पे प्लांटेशन ड्राइव करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात आपने कही, इसी का नाम ग्रीन इकोनॉमी है, इसी का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वो कहते हैं कि जितने पेड़ आप गिराते हो, और इसीलिए आपके वेरियस एक्ट्स बने हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, एनवायरमेंट एक्ट है जी, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक्ट है, एयर पोल्यूशन को करने का काफी एक्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, एक्ट बहुत है, पर इन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, और सिविल पॉपुलेशन जो होती है उसने उसको मानना चाहिए जी। अगर वो नहीं मानेगी तो आप देखें कि जब मौका लगता है तभी को गंदा करना हम शुरू कर देते हैं। हाँ, हम उस वक्त नहीं सोचते, वो कहते नहीं यार मुझे करने दो, दूसरे को मना करेंगे, इसमें बैग नहीं फेंको। बिल्कुल, तो ये है कि हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये कहती है कि ग्रीन इकोनॉमी को वापस लो। ग्रीन इकोनॉमी क्या होगी कि जिस तरह फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स को आप रिड्यूस करो और आप सोलर एनर्जी को आ जाओ, हैं, और कोई ऐसे एनर्जी के सिस्टम्स में आप आ जाओ जिससे कि आपको
ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो मिट नहीं हो जाए, आपका लाइफ स्टाइल सिंपल हो जाए हैं। आप एक गाड़ी लेकर के घर के आदमी 10 गाड़ियाँ लेंगे, उसके बजाय क्या है कि जो मॉडल है कि आप कंबाइंड जो है ट्रैवल करो हैं, आप मास मोबिलिटी में आ जाओ, जिस तरह के जो रैपिड ट्रैफिक का सिस्टम है जिसमें कि आपको पोल्यूशन नहीं हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप, मैं बहुत अहम मिसाल देता हूँ कि ये जो जानवर और परिंदे होते हैं ना, इनसे बहुत हम सीखते हैं जी। हमारे जम्मू में घराना है, घराना जी, वो आरसपुरा के है कि नहीं? आप देखिए कि कितना कन्फ्लिक्ट है वहाँ जी। वो जो जमींदार लोग हैं ना, वो परिंदों को आने नहीं देना चाहते, पर आप देखिए कि परिंदे कितने अच्छे हैं, हर साल वहाँ पर आते हैं और वो वहाँ पर एक मैसेज छोड़ते हैं कि आप पूरी कोशिश कर लो हमको निकालने की, हम नहीं निकलेंगे, ये हमारा घर है, हमने बसना है जी। और हर साल आते हैं और ये एक मैसेज है कि हमारी जो इनकी जगह है ना, वो जगह मेहरबानी करके जो है गवर्नमेंट ने भी छोड़नी है और लोगों ने भी वो स्पेस देनी है। और जब ये वो और ये दोनों जो है एनिमल्स, प्लांट्स और ये ह्यूमन बीइंग ये इकट्ठे रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर साहब एक छोटा सा एक मैसेज जो है हमारी आने वाली जनरेशन या हम लोगों को जो एक मैसेज देना चाहेंगे आप, कि जिस प्रकार हमारा एनवायरमेंटल, इस एनवायरमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं? एक तो सबसे इसमें ये मैसेज दूंगा कि ये जो इस दफ़ा ये जो कोविड का जी पैंडेमिक हुआ है जी, इसमें बहुत से मैसेज जो है ऑलरेडी लोगों को दे दिए जी। और लोग कितना इन मैसेज को समझ पाते हैं और कितना उसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। इंसान है, इसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। जब ये सारा ओपन हो जाएगा, इन्होंने दोबारा अपनी हरकतों के ऊपर, अगर ये समझ जाते हैं तो ये संभल जाएगा सारा एनवायरनमेंट, सारा इकोसिस्टम ये संभल जाएंगे। नहीं होगा तो ये दोबारा खराब करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये मैसेज है कि जो महात्मा गांधी का मैसेज है, लीड सिंपल लाइफ जी, सबसे बड़ी बात है। अपनी सोच जो है इसको सस्टेनेबल करो, कमर्शियल जो है अपनी सोच को उसको कम करो। और जो कि 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंचायत के साथ जो है कहा, और ये एक बहुत अच्छा है, मैंने इसके ऊपर आगे एक दफ़ा आर्टिकल भी लिखा था कि हर गांव को सस्टेनेबल बनाना है। हर गांव जिस वक्त अपने पांव पर खड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, एक तो इकॉनमी भी बिल्ड करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगी और आपके नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत जो है सब गांव में पूरी होगी। आपको बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। जब बाहर से आप कोई चीज़ मंगाते हैं आप डिपेंडेंट हो जाते हैं जी। तो ये 2-3 मैसेज हैं कि हर कोई जो हमारा सिटीजन है, और पर्टिकुलरली जो यंगर जनरेशन है वो बड़ी इंटेलिजेंट है। उन्होंने इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में बड़े बड़े आइडियाज़ दिए। उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मैसेज दे रहे हैं धरती को। ये अर्थ डे के ऊपर इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, आपने भी देखा होगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगाई बच्चों ने और बड़े मैसेज दे दिए। और वही मैसेज है कि जो यंगर जनरेशन है इसको अपने साथ लेना है और इनको समझाना है कि प्लांट्स को कैसे आपने लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, हवा को साफ रखना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अपने आप जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग करना है। और वो इम्यून सिस्टम जो है हमारे ट्रेडिशंस में है। हमारी ट्रेडिशंस क्या है, सुबह उठ करके जो है योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना जो है वेजिटेरियन खाना है जी। आपने देख लिया चाइना में, मानता तो नहीं है पर चाइना में जो वायरस आया है वो एनिमल से